खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। मोदी अपने मुल्क भारत को बहुत आगे पहुंचा देगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देगा दुनिया की। इसके अलावा बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बार बात की और ये भी कहा है कि मोदी हेडलाइंस नहीं, मोदी सीधा डेडलाइंस देता है। मोदी साहब 73 साल के हो जाएंगे और पहले कैंडिडेट होंगे जो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी दफा इलेक्शन। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों दोबारा मोदी वापस आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बेहतर है। देखिए जनाब, जो मैं मोदी साहब को छोड़े, मैं जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो काफिर है, जो दुनिया के खरीदार हैं, उनके लिए ये जन्नत है। अभी तक जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि सब कुछ आवाम पर ही पड़ने वाला है। मिडिल क्लास को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है। आज इमरान खान होता तो ये नौबत ना आती। इमरान खान में इतनी पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह जेल के अंदर नया पाकिस्तान बन रहा है। अब उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 75 साल के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो मोदी साहब का ये आखिरी इलेक्शन होगा। अगर हम बात करें मोदी की, तो देखिए मोदी की इस वक्त, अगर आप बात करें ईरान की इस्लामिक कंट्री है ना, और इस वक्त जितने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी आज ईरान के अच्छे खासी गैस और ऑयल वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को। पन्नू साहब है खालिस्तान के लिए नारे लगाए, उनकी प्रॉपर्टियां इंडिया के अंदर जब्त कर। लेकिन मसला ये नहीं होता कि वो ये नहीं देखते कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे साथ इशू है तो हम ये ना करें, या इसके साथ इशू है हम ये ना करें। इसमें आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। इसमें वो ये चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट्स कम होता है कि उनकी जो जीडीपी वो बढ़ जाए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जब अवाम ये 100 का नोट खर्चेंगे तो 18 रुपए हुकूमत के पास जाएंगे। अब अगर हम 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपया ऑलरेडी महंगाई की वजह से समझ लें कि तकरीबन 70 रुपए के बराबर हो गया, और तकरीबन 12,000 करोड़ रुपीस इकट्ठा किया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। 1.5 बिलियन डॉलर उसकी रकम बनती है। तो भारत के मुसलमानों से कभी इंटरव्यू कर लें, वो कहेंगे भारत माता की जय। वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने रहना है वहाँ, उन्होंने अपने सर नहीं फड़वाने। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान इवन की IMF के थ्रू जो लोन के पीछे लगा हुआ है, $2 बिलियन के सिर्फ लोन के पीछे लगा हुआ है IMF, जबकि उनके जो बिजनेसमैन है, इवन की अदानी है, अंबानी है, उनके पास। और क्योंकि सोशल मीडिया की रीच जो है वो पूरी दुनिया में है इस वक्त, तो पाकिस्तान की बहुत जग हसाई होती है इस हवाले से, और जो दीगर ममालिक हैं वो इसका फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और उसने ये लफ्ज़ कहा कि मुझे शर्मिंदा कर दिया, कहते आपको तो हमने दहान दिया है पाकिस्तान। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों दोबारा मोदी वापस आ रहा है। पीएम मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि आई एम कमिंग बैक। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी का क्या तीसरा टेन्योर होने वाला है? ये देखिए, हो सकता है। मैंने कहा ना कि कौम परस्त हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते मुसलमानों को। वहाँ भी पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। सेकुलरिज्म है वहाँ पे, इस वजह से वो बर्दाश्त कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को तंग नहीं करते। आज उनका बस चले तो मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया और निकाल दें। अभी तक पहुँचाया क्यों नहीं उन्होंने? वहाँ के मुसलमान इतने खुशबाश क्यों हैं? वो खुशबाश इसलिए है कि हमारा मुल्क में परफेक्ट नहीं है। यार हमारा मुल्क उनके लिए परफेक्ट नहीं है। हम उनके लिए वो यही कहते हैं। क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि आप लोगों के जो है ना सिस्टम है वो ख़राब है सिस्टम, और ये है भी हकीकत ही है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ भारत के मुसलमानों से कभी इंटरव्यू कर लें, वो कहेंगे भारत माता की जय। वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने रहना है वहाँ, उन्होंने अपने सर नहीं फड़वाने। अच्छा, अगर सर नहीं फड़वाने? सर वहाँ पर मुसलमानों को बड़ी फ्रीडम है। हम तो यहाँ खुल डुल के बात नहीं कर सकते ना। कहने का है, लेकिन बात ऐसे इसे जनूबी इंडिया में कोई पिछले दिनों देखे ना क्या हुआ। औरतों के पर्दे वो हटा दिए गए, निकाब हटा दिए गए, ये चीज़ें होती रहती हैं आलम वाले वहाँ इंडिया में ही। वो तो यहाँ पर भी मुस्लिम औरत इचरा में उसको कहते सर तन से जुदा कर देंगे तुम्हारा। बिल्कुल वो कहते हैं, लेकिन एक बात है कि वो चूँकि वहाँ अब जद्दी पिछड़ी रह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो मुशर्रफ के दौर में आटा 10 रुपये हुआ था तो लोगों ने जुलूस निकाल लिए थे कि जी आटा क्यों 10 रुपये हुआ है, और आप देखें 160 रुपये आटा है, एक मज़दूर दिहाड़ी करता है। अब तो मकान भी नहीं बनाते। जो मज़दूर जो मकान बनाने वाले थे वो कहते हैं, औरत को मैंने देखा 3 किलो आटा ले जाते हुए, तो वो कहती मैं आटा करूँ अपने बच्चे को पढ़ाऊँ।
और छोटे छोटे बच्चे कानों पे लगाए हुए हैं। इसलिए वो जो इंडिया के लोग हैं वो इस हालत को देखते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा मुल्क दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें 4 मौसम है, फल है, हर चीज़ है। पहले भारत का ही हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, लेकिन खुदादाद जो है अल्लाह ताला उन्हीं की लैंड है। हाँ, ये मैं नहीं कहता, अब तो अल्लाह ने दी है, पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान लैंड तो उन्हीं की है ना, आपने नाम बदल दिया वो एक अलग बात है। तो यही चीज़ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे में यहाँ देखो मजदूर तबका है, उनमें कमी नहीं है। रात के 12 बजे तक गनेरियाँ 70 साल का आदमी बेच रहा है। सड़क पे मैंने देखा गलियों में वो माल्टे और अमरूद साइकिल पे रख के बेच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है मैं 58 ईयर्स में था तो मुझे पेंशन मिल गई जर्नी में। सर। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, और भारत ने भी बहुत बूढ़े आदमियों के लिए बड़ा काम किए हैं। यही तो बात है, सोशल काम जो किए हैं वो हमारे पाकिस्तानियों ने किया है। यहाँ इतना प्रोटोकॉल होता है, इतना पैसा ज़ाया होता है, इलेक्शनों पे भी ज़ाया होता है, हर चीज़ पे होता है। चीफ जस्टिस हो या दूसरे हो, कोई हो, आप बताएं, उनकी लाखों में तनख्वाहें हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, पीएम मोदी को दुनिया लाइक क्यों करती है इतना ज्यादा? वो इसलिए करती है कि वो मुहब्बे वतन है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाय बेचने वाला उसको पहले कहते थे, लेकिन जैसे भी है वो खुद एक्सेप्ट करते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, वो एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं अच्छे काम किए। मोदी साहब 73 साल के हो जाएंगे और पहले कैंडिडेट होंगे जो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी दफा इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 75 साल के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो मोदी साहब का ये आखिरी इलेक्शन होगा। इस हवाले से मजीद देखी जाए तो 543 सीट्स हैं इस वक्त। और इस वक्त जो टारगेट है बीजेपी का, वो अक्सर कहते हैं कि 400 हम इस्तीफा लेंगे, सीटें 400। लेकिन फिर भी काफी सीटें पिछले अपने पहले उनकी 303 सीटें हैं, लेकिन इस दफा वो इससे ज्यादा चले जाए। अब दूसरी उसमें जो पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा डिफरेंट है वहां से, कि उन्होंने अगले दिन अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो डिक्लेयर किए कि हमें डोनर्स कौन कौन है हमारे। तो तकरीबन 22,000 बॉन्ड जो है वो बिके, और उनमें सबसे ज्यादा 1262 थे उनके डोनर थे, और तकरीबन 12,000 करोड़ रुपीस इकट्ठा किया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। $1.5 बिलियन उसकी रकम बनती है, लेकिन आधी से ज्यादा रकम सिर्फ 20 लोगों ने दिया। पिछले दिनों एक शख्स जो जिनको लॉटरी किंग कहा जाता है, जिनकी गेमिंग और होटल इंडस्ट्री के अंदर उनकी 13 स्टेटों के अंदर कारोबार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो काफी, इंटरनेशनल मीडिया पे वो काफी पॉपुलर रहे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने डोनेट किए, पैसे दिए, खरीदे इलेक्ट्रल बॉन्ड। दूसरा इसी के हवाले से क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेसिपिएंट जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बिके हैं वो बीजेपी, उसकी सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे लिए हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको क्रिटिसाइज करती रही है। जो एंटी बीजेपी लोग हैं वो भी उसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि ये पैसे लेकर तो फेवर्स दी जाती रही है, करप्शन है दर हकीकत कहते रहे। लेकिन 6 हफ्ते की मैराथन होगी, इलेक्शन होगा, और मैंने जिस तरह आपको बताया है कि उनके 7 फेजेस हैं, पूरे भारत में 7 फेजेस के अंदर इलेक्शन है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। जो उनके इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं उनमें से राजीव कुमार साहब हैं, दूसरे एक सरदार हैं। राजीव कुमार साहब ने स्टेटमेंट दी है कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन किस तरह होते हैं, इसके रिजल्ट क्या आते हैं। लग यही रहा है, फोरकास्ट तो यही है कि मोदी साहब इलेक्शन जीतेंगे, हिज पॉपुलैरिटी इज राइज, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस।